तो आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने कृष्ण मोहन एक बार फिर से एडवांस जीके की क्लास लेके आया हूं और आज हमारी जो एडवांस जीके क्लास है वो एडवांस जीके की 6 नंबर की क्लास है, राइट। तो 6 नंबर की आज वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस पूछा जाता है झूम खेती से रिलेटेड। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भी झूम खेती क्या होती है, झूम कृषि। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा कि भी झूम खेती क्या होती है। भी स्लैश एंड बर्न जो खेती होती है, स्लैश एंड बर्न मतलब कि भी काटो और जलाओ करके जो खेती की जाती है कि पहले आप पेड़ पौधों को काट दो, फिर उनको जला दो, फिर उसके बाद वहां पर खेती की जाती है, उसको झूम कृषि बोलते हैं। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर पूछता कि भी झूम खेती के भारत में अलग अलग नाम है, किस क्षेत्र में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं एमपी में झूम कृषि को बेबर कहा जाता है। बेबर या फिर दैया। भाई दैया आपको पता होगा दोस्तों, दैया गोत भी है अपने हरियाणा में, ठीक है। सोनीपत में सामान्य उस बेल्ट में पाया जाता है, थोड़ा बाय नेचर थोड़े तेज माइंड के होते हैं। तो एमपी में बेबर और दैया इसको कहा जाता है। उसके बाद भी पश्चिमी घाट में झूम खेती को दोस्तों कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमारी। जबकि हिमालय में जो हमारा हिमालय है वहां पर भी पेड़ पौधे काट कर ये खेती की जाती है और वहां पर इस खेती का नाम क्या है? खिल। मतलब हिमालय में फूल खिल जाते हैं, है ना। तो हिमालय में इस खेती को क्या बोला जाता है? खिल कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों झारखंड। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में इस खेती को कुरवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुरवा कहा जाता है। उसके बाद कुछ अंडमान एंड निकोबार पर भी ये वाली खेती की जाती है। अंडमान एंड निकोबार के एरिया में भी ये खेती होती है। अंडमान एंड निकोबार में इस खेती को क्या बोला जाता है? दिप्पा। क्या बोला जाता है? दिप्पा समूह। भाई अंडमान एंड निकोबार में इसको दिप्पा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, झूम जो ये खेती है फिर ये कहां पर बोला जाता है? जो झूम हमारी खेती है ये हमारा उत्तर पूर्व भारत में जो स्लैश एंड बर्न खेती है इसको उत्तर पूर्व भारत में झूम कहा जाता है। एक और राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। भी आंध्र प्रदेश में इस खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोंडू के नाम से। कई बार इसको पेंडा भी कहा जाता है। क्या भी बोला जाता है? पेंडा भी कहा जाता है। कई किताबों में पोंडू मिलेगा खाली, कई किताबों में पोंडू दे रखा है, तो ये ध्यान दे लेना। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपको पता है दोस्तों वहां क्या भी राजधानी अमरावती, ठीक है। उसके बाद भाई अभी 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सा था? एक तेलंगाना जो अलग भाग हुआ था, किस आर्टिकल के तहत? अगर भारत के किसी भी राज्य के 2 टुकड़े किए जाते हैं, जैसे अगर हरियाणा के दो टुकड़े करने हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत होंगे? तो वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 के तहत होंगे। अगर हमने भारत से बाहर की भूमि को इंडिया में मिलाना है तो वो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पीछे मैंने बीपीएस में देखा था, मतलब बिहार के, जैसे हमारे यहाँ पर HSC एग्जाम होता है ना, तो बिहार का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम था वहां पर वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था सिंपल सा
कि भी बहुत ही बड़े भूभाग क्षेत्र पर कौन सी खेती की जाती है, बड़े मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में किस प्रकार की जो फसलें होती हैं, एक ही फसल जो लंबे चौड़े क्षेत्रों में की जाती हैं बड़े बड़े खेतों में, तो उस फसल का नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं रोपण भाई। रोपण, रोपण का मतलब यही नहीं है कि भी सिर्फ धान ही होती है, रोपण में आपकी केला वगैरह भी आ जाते हैं, मतलब जो पौधों को रोप के जो खेती की जाती है। तो ऐसी फसल जो बड़े क्षेत्र में की जाती है उसको हम कैसी खेती बोलते हैं, कैसी फसल बोलते हैं, रोपण फसल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आपने देखा होगा कुछ फसलें हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन से, और भाई रिएक्शंस करके उसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है। और जो ये नाइट्रेट है ये भूमि की उर्वरता के लिए क्या है, उर्वरता के लिए क्या है, गुड है, उर्वरता के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, मीन्स वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती हैं। और ये बेसिकली किन फसलों के द्वारा किया जाता है, किन फसलों के द्वारा, भाई जो हमारी दलहनीय फसल होती हैं, जो हमारी कैसी फसल है, दलहनीय। दलहनीय फसल का मतलब क्या है, जो फली वाली फसल होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। तो दलहनीय फसल क्या करती हैं, भूमि की उर्वरता के लिए गुड है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस देखिएगा, सामान्य तो यही है, आप लोग किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई मटर, चना, मूंग, क्या क्या आ जाएगा, मटर, चना, मूंग, ये सारे की सारी दलहनीय कुछ फसलें हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। लेकिन एक ऐसी फसल है जो है तो दलहनी, अरहर, अरहर है तो दलहनी फसल, लेकिन ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज नहीं कर पाती है, इसलिए ये फसल हमारे भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान देना है, दलहनीय फसल क्या करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है, मटर, चना, मूंग ये कुछ दलहनीय फसल है। लेकिन अरहर एक एक्सेप्शन आपका बन जाता है, अपवाद आपका बन जाता है, जो है तो आपकी क्या, दलहनीय फसल, लेकिन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज नहीं करती हैं। दूसरा दोस्तों, सामान्य सी बातें आपको पता है, जूट, सोयाबीन, अरहर, ये चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये क्या है, कपास, ये क्या है, खरीफ की फसल है। लेकिन जो हमारी सरसों है, सरसों वो हमारी कैसी है, रबी की फसल है भाई। ठीक है। एक बात और जो एग्जामिनर पूछता है, ये क्वेश्चंस तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भी देखो भारत में जो 75 से भी ज्यादा परसेंटेज जो वर्षा होती है वो किस मानसून पवनों के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनों के कारण होती है भाई। कौन सी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में क्या होती है, मैक्सिमम वर्षा होती है। ठीक है। गर्मियों में भी, मानसून वर्षा में भी इसी के द्वारा होती है। लेकिन आप देखोगे इंडिया में है ना, शीत ऋतु में भी, इंडिया में शीत ऋतु में भी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भी शीत ऋतु में मानसून भी नहीं होता, मतलब मौसम भी नहीं होता बारिश का, बेमौसम बारिश हो जाती है शीत ऋतु में। तो वो किस वजह से होती है, तो दोस्तों वो होती है वेस्टर्नर डिस्टरबेंस की वजह से। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका इंडिया है, ठीक है, देख लेना जैसा भी बना है। ठीक है भाई, यहां पर हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। क्या है, हिमालय पर्वत है।
तो जो शीत ऋतु वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ का मतलब हुआ पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं, और ये हवाएं एक प्रकार से तूफान होता है। क्या होता है? तूफान। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ये नमी कहां से लेती है? भूमध्य सागर से। रास्ते में कौन सा सागर पड़ता है? भूमध्य सागर। हालांकि उससे पहले हमारा अटलांटिक जो महासागर है वहां से भी ये कुछ क्या लेती हैं? नमी ग्रहण करते हैं। अटलांटिक महासागर, लेकिन ज्यादातर कहां से? भूमध्य सागर से। यहां से ये नमी लेंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत कैस्पियन सागर से भी, थोड़ी बहुत। कहां से? कैस्पियन सागर से। ध्यान देना है, मैक्सिमम कहां से? भूमध्य सागर से, तो थोड़ी बहुत कैस्पियन सागर से भी लेते हैं। उसके बाद ये पश्चिमी विक्षोभ जब आती है हमारी शीत ऋतु में, तो कहां टकराते हैं? हिमालय पर्वत से। एक हिस्सा चीन की तरफ चला जाता है और दूसरा हिस्सा इंडिया में आके क्या करता है? सर्दियों में बारिश करता है। अब बात यह है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वो किस फसल के लिए लाभदायक है? सोचिएगा, खरीफ फसल के लिए या रबी की फसल के लिए? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है। आपको पता होगा कि भी जब हमारी शीत ऋतु होती है तो उस समय पर इंडिया में, यहाँ पर उत्तर भारत में कौन सी फसल होती है? तो उस समय पर कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। तो रबी की फसल के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और जब हम बारिश वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो इसमें और चीज़ों को, जेट स्ट्रीम के बारे में आपने सुना होगा ना, जेट स्ट्रीम। अगर नहीं सुना है तो एडवांस जीके के आप क्लासेज कंटिन्यू लेते रहिएगा। पोलर वर्टेक्स ये भी बारिश का एक कारण है, जो कि इंडिया की जलवायु को भी ये प्रभावित करता है। वो क्या चीज़ें होती हैं वो समय अनुसार, जैसे और कोई टॉपिक आएगा उन चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद भाई अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो एक मोटे अनाज से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। मोटा अनाज, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मोटा अनाज हम किसको बोलते हैं? मोटा अनाज, ठीक है। तो जो मोटा अनाज है वो कौन कौन सा है भाई? मोटा अनाज, मोटा अनाज की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? जैसे ज्वार, बाजरा, ये किस कैटेगरी में आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं भाई। ज्वार, बाजरा, ये इस टाइप की फसलें किस में आएंगी? मोटे अनाज की उसमें आएंगे। दूसरी बात भी, मोटे अनाज में पोषक तत्व, एग्जामिनर पूछता है कि भी एक स्टेटमेंट दे देगा कि मोटे अनाजों में पोषक तत्व सामान्य होता है या कम होता है? नहीं भाई, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। मोटे अनाज में पोषक तत्व क्या होता है? भरपूर मात्रा में होता है। दूसरी बात में एग्जामिनर कहेगा कि मोटा अनाज शुष्क एरिया में है, ड्राई एरिया में है या फिर शीत एरिया में होता है? कहां पर होता है मोटा अनाज? भाई मोटा अनाज वहां पर होगा जहां पर वायु में नमी होगी, मतलब कि आर्द्र क्षेत्र में होना चाहिए। वायु में क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर पूछता है, स्टेटमेंट दे देगा कि भी भारत में मोटा अनाज सबसे ज्यादा एमपी में उगा, एमपी में वैसे सोयाबीन उगाई जाती है सबसे ज्यादा, तो कहेगा कि एमपी में उगाया जाता है या और किसी अन्य राज्य का नाम दे देगा। तो मोटा अनाज का जो मैक्सिमम उत्पादन है इंडिया में वो आपका दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और आपको पता होगा महाराष्ट्र भाई आपका शहरीकरण के मामले में क्या है? टॉप पर है। शहरीकरण सबसे ज्यादा कहां पर है भाई? शहरीकरण मतलब शहरों में लोग कहां पर रहते हैं? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन करता है? टैक्स पेयर कौन है? महाराष्ट्र ही है। कौन है भाई? महाराष्ट्र ही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चावल से रिलेटेड, तो चावल का आप बता दीजिएगा कि भी चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है?
चावल का मैक्सिमम उत्पादन बताइएगा, मैक्सिमम उत्पादन चावल का। तो मैक्सिमम उत्पादन है चावल का चीन, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, भारत आता है। क्या आता है, भारत आता है। दूसरा आपको पता ही है दोस्तों, चावल मतलब धान। भाई आप लोगों को मेरे ख्याल से खेतों से बिलोंग करते हो, हर ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि चावल की खेती के लिए ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होगी। उसके बाद भाई तापमान कितना चाहिएगा, लगभग गर्मियों के आसपास ये चावल की धान उगाया जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिएगा। और किस एरिया में होगा चावल, जहां पर ज्यादा पानी होगा, डेल्टाई क्षेत्र होगा, तटीय क्षेत्र होगा, नदियां होंगी, तो वहां पर क्या होता है, चावल होता है। जैसे अपना उत्तर भारत में चावल उगाया जाता है, उत्तर पूर्व में भी, उसके बाद डेल्टाई में और तटीय क्षेत्र में। अच्छा, फिर आते हैं, थोड़ा हम बात कर लेते हैं गेहूं के ऊपर भी। गेहूं क्या है, किस प्रकार की फसल है भाई, गेहूं खाद्यान्न फसल है, खाने के काम आती है, ठीक है। कैसी फसल है, सेकंड नंबर की खाद्यान्न फसल है। बस यही पॉइंट आपको बताना था, किस नंबर की खाद्यान्न फसल है, सेकंड नंबर की। और फर्स्ट खाद्यान्न फसल की बात की जाए तो वो क्या है, चावल है। और गेहूं के लिए अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान आपका सिंपल ही होता है, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी ना गर्म। सर्दियों में उगाया जाता है ये, और गर्मियों में इसको लगभग जैसे इस मौसम में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। नवंबर अक्टूबर के आसपास इसको उगा दिया जाता है। तो जब उगाते हैं तो उस समय पर ठंड चाहिए होती है, जब इसको काटते हैं उस समय पर गर्मी चाहिए होती है। और बारिश जो है वो चावल से थोड़ा कम ही होती है, 75 सेंटीमीटर के आसपास अगर बारिश है तो हमारा ये वाली चीज़ें अच्छे से हमारे फसलें उग पाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसे चक्रवात से। चक्रवात सुना होगा ना, साइक्लोन से आते रहते हैं, अभी पीछे सिक भी आया था। तो साइक्लोन्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मेन पॉइंट ही बताऊंगा जो साइक्लोन से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा, ठीक है। कोई बहुत लंबी ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई, बड़े ध्यान से नोट्स बना रहे हैं, मीन्स से आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है, कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक बार ये देख लीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाएगी, ठीक है। और वीडियो के बारे में कमेंट भी जरूर किया करो नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख लेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे। उन बच्चों का कोई फायदा नहीं भी, बेशक मत देखा करो वीडियो। अगर वीडियो को देखो तो नोट डाउन जरूर किया करो, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंपल सी बातें हैं, 2-4 बातें बताऊंगा चक्रवात के बारे में, ठीक है। चक्रवात होता क्या है, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। बेसिकली हवा का एक गोल चक्कर होता है। हवा का जो गोल चक्कर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हवा के गोल चक्कर को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। देखा होगा ना आपने, इस प्रकार से मान लेते हैं, हवा का जो गोल चक्कर होता है, ठीक है। हवा ऐसे घूम रही है चारों तरफ, ठीक है। गांव के स्तर पर आपने देखा होगा, इवन की शहर में भी एक हरियाणा में वर्ड है भूमबड़ा, है ना, भूमबड़ा। कुछ मतलब कि भी हो सकता है दूसरे एरिया में किसी अन्य नाम से जानते हो, भंबोड़ा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो क्या, वो बेसिकली एक चक्रवात ही है। खेतों में देखा होगा ना कि भी एक हवा का घूमती हुई हवा आती है, कई बार तो छोटा मोटा जो सामान है उसको भी वो उठा ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं भाई। एक होता है इसका उल्टा, हवा का चक्रवात कब बनता है, जब हमारा बीच में क्या हो जाए, निम्न दाब हो जाए। क्या हो जाए, निम्न दाब। और चारों तरफ हमारी क्या होती है, इसके बाहर की तरफ उच्च दाब होती है। तो ध्यान देना है, हवा का निम्न दाब का मतलब क्या होता है, निम्न दाब कहाँ होता है, निम्न दाब वहां होता है जहां पर मतलब जो हवा होते हैं उसमें वजन कम हो जाए, और इसके चारों तरफ जो हवा है उसमें वजन क्या होता है, वजन क्या होगा, हवा का वजन क्या होगा,
ज्यादा होगा, यहां पर वजन क्या होगा, कम होगा। अब जो ये हवा का वजन बीच में कम कैसे होगा भाई, बीच में तो कम तभी होगा ना जब जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी। हवा कहां उठ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो यहां पर हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो वजन हवा में कम तभी होगा जब हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, राइट। तो ध्यान देना है, चक्रवात में हमेशा ही क्या होता है, निम्न दाब होता है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उच्च दाब होता है, और हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। दूसरी बात भाई, जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो तभी तो उठेंगी जब हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। तो हवा ऊपर कब उठती हैं, जब क्या होंगी, हवाएं गर्म होंगी, और गर्म तभी होंगी जब टेम्परेचर गर्म होगा। तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी होता है। ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भी जो हमारा चक्रवात बनता है वो तभी बनेगा जैसे ये एक नॉर्मल है वायु का चक्रवात, ठीक है, वायुमंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी वजह से वो होता कोरोलियस बल के कारण है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, अभी सामान्य भाषा में समझेगा। कोई भी फैक्टर के कारण भाई जब हवा ऊपर उठेगी, हवा तभी उठेगी जब तापमान क्या होगा, उच्च तापमान होगा। तो हवा ऊपर उठेगी, कोरोलियस बल के कारण वो हवा घूमना शुरू कर देती है, राइट। तो आपने 2 पॉइंट यहाँ ध्यान रखने हैं, चक्रवात में हवा ऊपर की तरफ उठेगी और तापमान कितना रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसके बाद यही मैं आपको एक और पॉइंट समझा देता हूं, एंटी साइक्लोन। क्या है, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। ये भी एग्जामिनर पूछता रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चक्रवात आपको पता लग ही गया होगा। अब इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा, एंटी चक्रवात होगा, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। यह भी हवा का गोलाकार ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो केंद्र होगा, केंद्र में क्या होगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब। हवा में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा भाई, ठीक है, क्या होगा, हाई प्रेशर। और चारों तरफ क्या होगा, निम्न दाब होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, निम्न दाब, अंदर की तरफ क्या होगा, उच्च दाब। जबकि चक्रवात में क्या है, अंदर की तरफ निम्न दाब है और उच्च दाब ऊपर की तरफ है। अब देखिएगा एक बात, अगर उच्च दाब है, उच्च दाब तो तभी होता है ना जब उस हवा के अंदर भाई ज्यादा वजन हो जाए, और ज्यादा वजन दोस्तों तभी होगा जब ऊपर की हवा नीचे आएगी और आएगी और आएगी, तो उसमें वजन ज्यादा होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर हवा का अवतलन होता है, मीन्स हवा ऊपर से नीचे आती है, नीचे आती है। जबकि चक्रवात में हवा नीचे से कहां जा रही थी, ऊपर जा रही थी। तो इस बात को ध्यान दे लेना दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये उनकी एचएस लेवल का भी चाहे कोई क्वेश्चन है, वो भी आपका नहीं रुकने वाला है। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं बताऊंगा जैसे बाकी क्लासेस में होता ना कि भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जो पॉइंट बता रहा हूं वही एग्जाम के लायक है, ठीक है। ऐसा एक भी सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, राइट। तो एंटी साइक्लोन में बाहर की तरफ क्या होता है, निम्न दाब होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो ये वाली चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें दूसरा यह बात कही जाती है कि इसमें हवा अंदर से बाहर जाती है, इसमें हवा क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आएगी बाहर, ऐसे ऐसे करके, है ना, तभी तो बीच में उच्च दाब बनेगा। इसमें क्या होते हैं, बाहर ऐसे जाएगी, हवा ऐसे निकलेगी, राइट। बहुत अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात भाई, अगर बात की जाए तो ये जो साइक्लोन होता है ना, चक्रवात है, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज क्या होता है, छोटा, है ना। लेकिन एंटी साइक्लोन तुलनात्मक रूप से क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी ध्यान देना है, एग्जामिनर पूछता है कि भी चक्रवात प्राय
एंटी साइक्लोन से बड़ा होता नहीं भी, प्राय ऐसा वैसा कुछ नहीं है। चक्रवात क्या होता है, साइज में छोटा होगा तुलनात्मक रूप से, जबकि एंटी चक्रवात क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे कुछ और चीजें बताना चाहूं चक्रवात से रिलेटेड, और क्या चीजें हैं, देखो 2-3 चीजें और देख लीजिएगा, या फिर पूरा ही करवा दूं आपको, बार बार आपको चक्रवात पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिएगा, बने रहिएगा आप, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। देखिएगा चक्रवात, तो चक्रवात में होता किस वजह से, अगर मैं कारण की बात करूं तो चक्रवात का कारण क्या है, कोरोलियस बल भाई, कोरोलियस बल के कारण चक्रवात होता है। कोरोलियस बल के पृथ्वी की जो आकृति है, ग्रेविटी फोर्स है, उसके कारण कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। ये इसका कारण क्या है, कोरोलियस बल किसकी वजह से उत्पन्न होता है, उत्पन्न का कारण भाई जो हमारी अर्थ है, अर्थ की शेप के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। और फिर उस कोरोलियस बल के कारण, इसके कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ध्यान देना है दोस्तों, सिंपल है भाई, हमारी जो अर्थ की शेप के कारण बीच में पेट निकला हुआ है, ऊपर से चपटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी अर्थ के ऊपर कोरोलियस बल पैदा होता है, और उस कोरोलियस बल के कारण जो अर्थ पर जो हवाएं चलती हैं वो दाएं और बाएं मुड़ती रहती हैं। अब एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे ये पूछता है, देखिएगा बहुत आसान तरीके में आपको समझा रहा हूं भाई, क्या पूछता है, ये हमारा कौन सी रेखा हुई, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर आला जो ये भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो पौने होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो ये पौने ऐसे चलती हैं वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने चलती हैं वो अपना लेफ्ट टर्न मुड़ जाते हैं। तो इधर से जो पौने आएंगे वो कैसे मुड़ जाएंगे, इस प्रकार से, और इधर वाली लेफ्ट में मुड़ जाएंगी, ऐसे आ रही हैं तो लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। तो ध्यान देना है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इसमें हवाएं मुड़ जाएंगी किस साइड, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो पौने हैं वो आपका किसकी तरफ मुड़ जाएंगी, दाएं तरफ मुड़ जाएंगी, मतलब कि भी राइट में मुड़ जाएंगी। जबकि भाई आपका दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला है, इसमें आपकी देखो ऐसे सीधी आ रही हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ इनका थोड़ा सा झुकाव है। किसकी तरफ झुकाव है, लेफ्ट की तरफ भाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा किस तरफ मुड़ जाएंगी, लेफ्ट की साइड मुड़ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ना। अब एक बात आप बताइएगा, बहुत सिंपल है, मान लेते हैं कोई चक्रवात यहां पर उत्पन्न हुआ, यहां पर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो अब वो चक्रवात क्या करेगा, जिधर हवाएं चल रही हैं उधर ही चलेगा ना। तो इधर हमारे कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो अब ये इन पवनों के कारण इस साइड आएगा। अगर यहां पर उत्पन्न हुआ है तो पवनों के साथ ही किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, है ना। तो अब ऐसे ही जो हमारा ये वाला है, क्या बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध में जो हमारी चक्रवात होती है उसकी दशा कैसे होगी भाई, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी, ठीक है,
पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो हमारा यहाँ पर देखो इस वाले एरिया में हमारा एक चक्रवात होता है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपने इतना समझना है कि भी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो पौने होती हैं वो किसकी तरफ मुड़ती हैं, राइट की साइड, और दक्षिण गोलार्ध में पौने किसकी साइड मुड़ जाती हैं, लेफ्ट की साइड मुड़ जाती हैं भाई। उसके बाद भाई अभी यहां से मैंने आपको सिर्फ इतना समझा है, उत्तरी गोलार्ध में पौने लेफ्ट की साइड मुड़ेंगी, किसकी हाँ उत्तरी गोलार्ध में राइट की साइड, और दक्षिण गोलार्ध में किसकी साइड मुड़ेंगे, आपकी लेफ्ट की साइड मुड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा जो हमारा चक्रवात होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय। ये लेफ्ट की तरफ मुड़ना, राइट की तरफ मुड़ना, ये आगे एक बार फिर आएगा। देखिएगा चक्रवात आपका दो प्रकार का है, एक आपका होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, दूसरा है आपका शीतोष्णकटिबंधीय भाई, शीतोष्णकटिबंधीय। देखो उष्ण, उष्ण का मतलब क्या है, उष्ण का मतलब है जो गर्मी में गर्म जहां पर मौसम होता है। शीतोष्ण का मतलब क्या है, जहां पर शीत में होता है। अब वापिस से मैं आपके लिए वही दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास क्या होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म मौसम होगा, और यहीं पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय। मतलब कि यहाँ से लेकर बात की जाए इस एरिया से लेकर इस एरिया में, इस एरिया में ये हमारा क्या है कि भी जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ये 0 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री तक होता है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, तो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में। तो इस एरिया में हमारा कैसा किस प्रकार का हमारे चक्रवात होंगे, उष्णकटिबंधीय भाई। कैसे, उष्णकटिबंधीय है। जबकि जो हमारा आगे है 35 से 65, 35 से 65, जैसे ये वाला एरिया है 35 से 65, इस वाले एरिया में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी, ऐसे ही यहां पर 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में भी, 65 डिग्री के बीच में यहाँ पर 35 से लेकर 65 डिग्री मान लीजिए, या 60 डिग्री तक होता कई जगह पर, ठीक है। तो एक अराउंड सा ही है 35 से लेकर 65 तक, ठीक है। इस वाले एरिया में कौन से चक्रवात आएंगे, शीतोष्ण चक्रवात। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से सोल्व हो जाता है। एग्जामिनर पूछे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं, विषुवत रेखा के आसपास। शीतोष्ण कहाँ आते हैं भाई, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में जो होती हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, शीतोष्ण चक्रवात होगा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा,